इस शो में दिखाए गए होस्ट के विचार उनके अपने हैं। नेटवर्क का इनसे कोई संबंध नहीं है। भारतीय जंगलों में शिकार करना गैर कानूनी है। ये जानवर बहुत बड़ा है। वो हिल रहा है, शायद जल्दी खड़ा भी हो जाएगा। देखो वो खड़ा हो गया। तकरीबन 25 साल से मुझे जंगल में शिकार करके उसे पकाकर खाने में दिलचस्पी रही है। इसमें हार्मोन्स, ड्रग्स या स्ट्रेस कुछ ना हो। मुझे चाहिए कि मेरा खाना मुझे उसके कुदरती इलाके में दौड़ता, तैरता या उड़ता दिखाई दे। मैंने दुनिया भर में समंदर, रेगिस्तानों और जंगलों में सफर करके सबसे शानदार जीवों का शिकार किया है। मैं हूं मारियो कैल्वो। इस बार मैं ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में आया हूँ, जिसे डेडली आउटबैक भी कहते हैं। और शायद यही नाम सही है, क्योंकि यहाँ रहते हैं हमारी दुनिया के सबसे खतरनाक जीव जंतु। जैसे यहाँ है सबसे जहरीला सांप, सबसे खतरनाक स्पाइडर्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ये जगह खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में मैं यहाँ के सबसे विशाल और खतरनाक गेम एनिमल्स का शिकार करने आया हूँ, एशियाटिक वाटर बफलो। इन विशाल जानवरों को दूर दराज के इलाकों के किसानों की मीट की जरूरत को पूरा करने के लिए 1840 के दशक में यहाँ लाया गया था। पर आज के वक्त ये जानवर इस इलाके के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं और वेटलैंड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेल्स का वजन लगभग 1000 किलो तक हो सकता है। ये लोगों पर हमला करते हैं और यहाँ तक कि बड़े और नुकीले सींगों से उन्हें जान से भी मार सकते हैं। तो इनके शिकार के लिए आपके साथ एक साथी होना चाहिए जिसके पास एक गन होनी चाहिए। इसलिए मेरे साथ है मेरा दोस्त एलेक्स जेगर्स, जो एक एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलियन बुशमैन है। इस सफर पर वो मेरा साथ देगा। तुम्हारे साथ इस शानदार जगह पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एलेक्स। शिकार करने में मजा आएगा। हाँ, मैं भी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। पता है, कई सालों से मेरा सपना रहा है कि बारिश के मौसम में मैं इस इलाके को यहाँ आकर देखूं। ये साल का जबरदस्त टाइम है। ऑस्ट्रेलिया में बारिश का मौसम दिसंबर से लेकर अप्रैल तक चलता है। उसके बाद बारिश नहीं होती, तो इस मौसम में नेचर बहुत खूबसूरत लगता है और बारिश इस जगह को पूरी तरह से बदल देती है। जब भी मैंने किसी से बात की है बारिश के मौसम में इस इलाके में आने की, उन्होंने कहा प्लीज मत आओ, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच पाओगे। हाँ, ये तुम्हारा टेस्ट होगा। हमें पानी में से गुजरना भी पड़ेगा। ये आसान नहीं होगा, हर जगह कीचड़ होगी। अच्छा, मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमारे रास्ते के बीच में ना आ जाए। बेहतर होगा उन जानवरों से जितना हो सके दूर ही रहें। तो हम पहुँच गए एलेक्स। हाँ, हम पहुँच गए। यहाँ से शिकार का इलाका शुरू होता है। मैंने आज तक इस इलाके में इतनी हरियाली कभी नहीं देखी। सच कहूँ तो ये बिल्कुल पैराडाइज जैसा लग रहा है। लगता है आज थोड़ी देर के लिए बारिश रुकेगी, तो उम्मीद है आज दोपहर में हम शिकार कर पाएंगे। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ शिकार करने के लिए। बहुत हाँ, मजा चलो, आएगा। मजा आएगा। ये वो जगह है जहाँ हमेशा से ही यहाँ के लोग शिकार करते आए हैं, लेकिन हमें जल्द ही समझ आ जाएगा कि इस इलाके में कितना पानी भरता है। हमें रास्ते में बहुत सी नहरों को पार करना पड़ेगा और मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि उनके अंदर कौन से जानवर होंगे। इस इलाके में फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स तो हैं ही, लेकिन हम दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ये खतरनाक जानवर लंबी दूरी तक सफर कर सकते हैं और यहाँ हर जगह इतना सारा पानी है तो वो कहीं भी छिपे हो सकते हैं। इसमें खतरा है, लेकिन अगर बफलो उसका शिकार करना है तो हमें वहाँ जाना होगा। तो क्या कहते हो? देखो, मैं बस चाहता हूँ कि मैं शिकार करूँ, किसी का शिकार बनूं ना। हमें बस ध्यान देना है कि आसपास मगरमच्छ ना हो। तुम आगे क्यों नहीं चल रहे हो? सोचो पीछे से कोई सांप आ जाए। हाँ। मेरे ख्याल से ये एक ऑलिव पाइथन या वाटर पाइथन है जो ऑस्ट्रेलिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं।
इनकी लंबाई इससे ज्यादा नहीं होती है, ये शायद 2 या 3 मीटर लंबा होगा। मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप यहाँ आते हैं तो ऐसे ही किसी सांप को मत उठाइए क्योंकि वो खतरनाक होते हैं। लेकिन ये जो है शायद ये जहरीला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक से बढ़कर एक जीव जंतु हैं। ऑस्ट्रेलिया सच में इस दुनिया में मेरी सबसे फेवरेट जगहों में से एक है। विशाल इलाके और कई तरह के जीव जंतु। देखते ही देखते हमें अपने शिकार वाटर बफलो का पहला सुराग मिल गया है। पानी से भरा हुआ ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं इसे बफलो वॉलो कहते हैं, और यही उन दिक्कतों में से एक है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस और खासकर नॉर्दर्न टेरिटरी में रहने वाले लोग इन्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं। बफलो यहाँ इतने वॉलोज बना देते हैं कि वाटर सिस्टम को नुकसान पहुँचता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उन जानवरों की पॉपुलेशन हम थोड़ी कम कर पाए तो शायद सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। हम एक मेल बफलो से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हमारी तरफ आ रहा है, आवाज लगाता हूँ। हमारे सामने एक वाटर बफलो है और मेरे ख्याल से वो एक मेल है। उसे देखकर लगता है कि वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। उसके ज्यादा पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैं यहीं से निशाना लगाऊंगा। वो काफी शानदार जानवर है, पर यहाँ से मुझे वो उतना बड़ा नहीं लग रहा है। नहीं, अभी ये बहुत छोटा है। ये देखो उस तरफ चला गया। हाँ, वो चला गया। अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पहले लगा कि वो बहुत बड़ा है, पर फिर लगा सबसे बड़े मेल का शिकार करना ही सही रहेगा। हाँ, 1-2 साल बाद उतना बड़ा हो जाता है। उसे थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर शिकार करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम उसे देख पाए। बहुत मजेदार। बफेलोस का शिकार ही हमारा गोल है। एक खतरनाक शिकार को इतने करीब से देखने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमारे पास पूरा दिन है। चलो देखते हैं और कौन सा जानवर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोग इस इलाके में 40,000 सालों से शिकार करते आए हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी में दिन भर शिकार करने के लिए घूमने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ पर मौजूद है एक एबोरिजिनल पेंटिंग जिसमें दिखाया गया है कि पुराने वक्त में लोग कैसे शिकार करते थे। वाह! अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये पेंटिंग्स भी हजारों साल पुरानी हो। पता है, इसी वजह से मैंने शिकार करना शुरू किया था, क्योंकि हमारे जो एंशिएंट तौर तरीके हैं वो मुझे बहुत पसंद है। इंसान जिस तरह से जीते थे शिकार करके, चीजें इकट्ठा करके, वो दिलचस्प है। ये लोग जो जिंदगी जी रहे थे वो शायद हमारी जिंदगी से कई बेहतर थी। इसलिए आज इन पेंटिंग्स को देखना, वो भी इतने करीब से, मेरे लिए बहुत खास है। इन पेंटिंग्स को देखकर मुझे समझ आता है कि मुझे ये सब आखिर क्यों अच्छा लगता है, क्यों ये इतना मुझे इंस्पायर करता है। मैं कल फिर से जंगल जाकर उन वाटर बफलोस का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगले दिन बाहर निकले तो यहाँ और बारिश और कीचड़ मिला। अच्छी बात यह है कि इस गीली नर्म मिट्टी की वजह से बफलोस को ढूंढना आसान हो गया है। वो जरूर इसी तरफ आगे गया है। पैरों के ये निशान एकदम ताज़ा लगते हैं। ये बफलो के निशान है। हाँ, ये मेल के हैं। वो इस एरिया में काफी टाइम तक था। इस वक्त हम एक बड़े मेल वाटर बफलो के
पैरों के निशानों का पीछा कर रहे हैं 45 मिनट से, लेकिन उसके निशान हमें हर जगह दिख रहे हैं और अब जमीन थोड़ी सी सख्त होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब इसे छोड़कर किसी और को ढूंढना चाहिए। किसी और बफलो को ढूंढते हैं एलेक्स, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। कभी कभी पीछा करने में भी थोड़ा मजा तो आता ही है। सही कहा। आखिरकार हमें एक बहुत ही बड़ा मेल बफलो मिल गया है। हमें कब से ऐसे ही जानवर की तलाश थी और अभी शिकार करने का बिल्कुल सही वक्त है। हवा भी बिल्कुल सही है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि हम उसके पास पहुंच जाएं, क्योंकि वो जानवर बहुत बड़ा है। अपनी सांसों पर काबू रखना होगा। इतने बड़े जानवर कई गोलियां झेल सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं, तो हमें कई गोलियां मारनी पड़ सकती हैं। अच्छा शॉट था, उसे गोली लग गई है। तैयार हो जाओ, तैयार हो सकता है वो फिर खड़ा हो जाए। वो हिल रहा है, शायद वो जल्दी खड़ा हो जाएगा। वोट क्या 1 मिनट रुको। ये इस दुनिया के सबसे स्ट्रांग जानवरों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। Congratulations मारियो। थैंक यू दोस्त। अच्छा निशाना था। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ा जानवर है। लोग इन्हें अफ्रीकन केप बफलो जितना जबरदस्त नहीं मानते, पर ये सच भी है। वो बहुत ताकतवर होते हैं, पर ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। ये उतने गुस्सैल नहीं, पर ये बहुत पावरफुल हैं। और जब ये जख्मी होते हैं तो और भी खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। मुझे लगता है मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे इतने बड़े जानवर का शिकार करने का मौका मिला। मैंने इसे 2 गोलियां मारी, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गया, पर फिर भी ये काफी देर तक जिंदा था। ऊपर देखकर लगता है कि कुछ ही वक्त में यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी, इसलिए जल्दी काम पर लगते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने फेवरेट मीट को निकालने वाला हूँ, यानी रिब आई। और जो रिब आई मीट है वो पाया जाता है चक और इनर लॉइन के बीच में। इस हिस्से की शुरुआत यहाँ 6ठी रिब से होती है और यहाँ 12वीं रिब तक होती है। ये बहुत ही कमाल का मीट होता है। आमतौर पर इसमें सबसे ज्यादा मार्बलिंग यानी फैट होता है और साथ ही ये बहुत जूसी और टेंडर होता है। देखिए इस जानवर की खाल कितनी मोटी है। ये तकरीबन 1 इंच मोटी है, ये देखिए। इसीलिए ये गोलियां झेल पाया। ये सच में बहुत ही स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं मैंने एकदम सफाई से रिब आई बैक स्ट्रैप काट लिया है और अब मैं उस हिस्से को काट रहा हूँ जो कि इस जानवर के स्पाइनल कॉलम को रिब से जोड़ता है, और वो बहुत आसानी से निकल जाता है। आपको चाहिए बस ये कुल्हाड़ी इस तरह की। करना क्या है, बस ये जो हड्डी है बैंग तोड़ देनी है। बैंग, अगली बैंग। ये वो बैक स्ट्रैप है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये स्पाइन तक जाता है। इसे मैंने सफाई से काटा है। अब नीचे के हिस्से को भी हम काटेंगे ताकि ये आसानी से अलग हो जाए। ये देखिए रिब आई काट। रिब 6 से 12 तक चक और लॉइन के बीच में। जल्दी मैं आपको एक कमाल की रेसिपी बताऊंगा, और ये रेसिपी है साउथ अमेरिका से। बस देखते रहिए। ऑस्ट्रेलिया के इस नॉर्दर्न टेरिटरी में आने के बाद मुझे यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ। पुराने जमाने की एबोरिजिनल गुफाओं में जब मैंने उन पेंटिंग्स को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन हजारों सालों से इस इलाके में शिकार करती आई है, इसलिए जिस तरह से वो हर एक चीज का पूरा इस्तेमाल करते थे, मैं भी वही करने वाला हूँ। और मुझे एहसास हो गया है कि नेचर को वैल्यू करना बहुत जरूरी है।
आज का दिन शानदार रहा गाइस। हम 50 किलोमीटर चले हैं। मेरे पास एक कमाल का रिब आई मीट है जो इस वक्त मेरे बैकपैक में है। ये प्योर वाइल्ड मीट है और इतनी मेहनत के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत झरने में डुबकी लगा ली जाए। हमने एक शानदार बफलो का शिकार किया यहाँ नॉर्दर्न टेरिटरी में। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं रिब आई मीट, जिसके साथ होगा चिमिचूरी, कॉन्डिमेंट्स और पटाटास ब्रावास। पटाटास ब्रावास का मतलब होता है एक खतरनाक या फिर कहें ब्रेव पोटैटो डिश। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बफलो भी एक बहुत ही ताकतवर और स्ट्रॉन्ग एनिमल है जिसका शिकार करना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं चिमिचूरी के साथ। सबसे पहले लेंगे पार्सली और इसे बारीक काट लेंगे। मैं इसे अपने इस बोल में रख रहा हूँ, आप चाहें तो इसे प्लेट में भी रख सकते हैं। चिली को भी बारीक काटेंगे। चिली को पार्सली के साथ मिक्स करेंगे। अगला इंग्रेडिएंट है ड्राइड ऑरिगानो, बारीक कटा हुआ गार्लिक। मेरे हिसाब से इसके 1 या 2 क्लोव्स काफी होंगे। इसे भी चिमिचूरी मिक्स में डालेंगे। अब ऑलिव ऑयल, इसमें कोई कंजूसी नहीं। और एसिडिटी के लिए हम डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर। ये देखिए एक बढ़िया ग्लेज तैयार हो गया है, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च अच्छे से मिलाएंगे और चिमिचूरी तैयार है। अब बनाएंगे पटाटास ब्रावास। इसके लिए सबसे पहले हम पानी को उबाल लेंगे और पोटैटोस डाल देंगे। ठीक है, तो पानी में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। इतने काफी होंगे, इससे पानी में एक फ्लेवर आ जाएगा। क्यूमिन थोड़ा सा और डालेंगे, यम, और थोड़ा स्मोक्ड पेपरिका, और ये डाले बे लीव्स और फिर ढक्कन लगाकर इसे उबालना है। अब हम बनाने वाले हैं पटाटास ब्रावास सॉस। इसके लिए हम गार्लिक को चॉप करेंगे। लेंगे थोड़ा क्यूमिन, इसे गार्लिक में डाल देंगे। थोड़ा स्मोक्ड पेपरिका और कायन पेपर, ऑरिगानो थोड़ा सा, थोड़े चिली फ्लेक्स, ओके, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, मेरे पास ये ऑर्गेनिक मेयोनेज है। मैं आमतौर पर इसे खुद बनाता हूं पर आज नहीं बना पाया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने किचन में नहीं हूं। तो हम ये मेयोनेज डालेंगे। अब पोटैटोस को काटेंगे। इन्हें इतने छोटे पीसेस में काटना है। मैंने जिस बफलो से मीट निकाला था ये उसी का फैट है और मैं इसे पिघलाकर इसी में ही पोटैटोस को कुक करूंगा। इस तरह से हम अपने शिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और साथ ही डिश को एक अनोखा फ्लेवर मिलेगा। ये देखिए फैट पिघलकर एक बढ़िया लिक्विड बन गया है। इसमें मीट बहुत अच्छे से पक जाएगा और साथ ही एक स्मोकी फ्लेवर भी मिलेगा। ये देखिए ये पोटैटोस प्योर फैट में पक रहे हैं, इससे कमाल का फ्लेवर मिलेगा। ये है प्योर वाइल्ड इंग्रेडिएंट्स। इन्हें हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं ये है वो रिब आई मीट। मैंने इसे बस यहाँ बीच से काटा है, यहाँ रिब बोन्स के बीच से। मेरे हिसाब से रिब नंबर 7 और 8 है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पेपर, इसे अच्छे से रब करेंगे। ये देखिए इसमें कमाल का फैट है मसल्स के बीच में। ये पोटैटोस अच्छी तरह से पक गए हैं। ये बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए कमाल के हैं। लीजिए तैयार है पोटैटोस ब्रावास। अब मैं लूंगा ये खुशबूदार और कमाल की अर्जेंटीनियन चिमिचूरी और सीधा डालूंगा रिब आई मीट पर। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। फैंटास्टिक। सही टाइम पर आए हो एलेक्स।
मुझे अच्छा लग रहा है हम साथ में खाना खाएंगे। तो ये है रिब आई मीट, उसी जानवर से जिसका हमने शिकार किया था, और साथ है पोटैटोस ब्रावस, जिसका मतलब है ये पोटैटोस बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ इसे ट्राई करो। हाँ, मैं जरूर खाऊंगा। इस खाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मारियो, ये कमाल का है। इसमें एक बहुत ही कमाल का जबरदस्त फ्लेवर है। ये मीट उतना सख्त नहीं जितना मैंने सोचा था। जंगली जानवरों के मीट सख्त होते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है। शहर से मीट क्यों लाना जब यहाँ पे इतना अच्छा है। मैं न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के पहाड़ों में बेहद मुश्किल से नजर आने वाले फैलो डियर का शिकार करने आया हूँ। साल में एक बार मीटिंग सीजन में ये जानवर जोश में आ जाता है। यहाँ मेल डियर्स की पुकार और लड़ने की आवाजें गूंजती हैं, जो पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। ये सबसे अच्छा सीजन है इन शानदार जानवरों का शिकार करने का। बाकी के वक्त उन डियर का शिकार करना भूतों को ढूंढने जैसा है। वो बहुत मुश्किल से नजर आते हैं और अक्सर छिपे ही रहते हैं। वो सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, यानी कि सुबह सुबह और शाम के वक्त। लेकिन मेटिंग सीजन में ये जानवर जैसे पागल से हो जाते हैं, बिल्कुल बेकाबू। मेल्स दिन भर फीमेल्स को पुकारते हैं, जिससे आसानी से पता चल जाता है कि वो कहाँ हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम है डियर हंटिंग का। दुनिया भर के शिकारी साल के इस वक्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि मेटिंग सीजन। ये बहुत ही इंटेंस और एक्साइटिंग भी होता है। इस वजह से शिकारी इस वक्त यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं। आज पहला दिन है। मैं पिछले 1 घंटे से इस पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। एक्चुअली मैं आज रात कैंप लगाने के लिए एक बढ़िया जगह ढूंढ रहा हूँ। शिकार तो मैं कल करूंगा। ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये फैलो डियर जंगली हैं, इसलिए ये बहुत तेज और चौकन्ने रहते हैं। पहला काम एक जगह ढूंढना है, वहां टेंट लगाऊंगा और आने वाले दिनों की तैयारी करूंगा। पहाड़ों में रहने वाले किसी भी जानवर का शिकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, खासकर यहाँ की कंडीशंस की वजह से, यानी कि खड़ी चढ़ाई, भारी ठंड और दूर दूर तक खुला इलाका। इन सारी चीजों की वजह से बो हंटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, और न्यूजीलैंड में ये सारी चीजें जमकर हैं। यहाँ कहीं भी फ्लैट जमीन नहीं है। मुझे 2 फीमेल्स के साथ एक जवान मेल दिख रहा है, लेकिन फिलहाल वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं उसे इनकी पॉपुलेशन से निकाल दूं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं बड़े मेल्स का शिकार करूं जो कई बार बच्चे पैदा कर चुके हैं। तलाश जारी रखनी होगी। उम्मीद है जल्द ही मुझे एक बड़ा मेल डियर मिल जाएगा जिसका शिकार किया जा सके। दो जवान मेल्स लड़ रहे हैं। मैं सुन सकता हूं उनके सींगों की टकराने की आवाज। वहां कोई है, वो जरूर मेल है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया। पेड़ के पास वहां 2 मेल्स हैं जो लड़ रहे हैं, यहाँ से करीब 75 मीटर दूर। अमेजिंग। अगर मैं अगली चढ़ाई के ऊपर पहुंच जाऊं तो वहां से निशाना लगा सकता हूं। वहां से करीब 100 मीटर की दूरी होगी। वो शायद मुझे ही देख रहा है। वो हंटिंग की यही दिक्कत होती है। आखिरी पल में उसने मुझे देख लिया और वो भाग गया। जैसे कोई भी जानवर शिकारी को देखकर भाग ही जाता है, वो भी भाग गया और मैं देखता रह गया। तो अभी जो स्कोर है वो है 1 फैलो के नाम और 0 मैन ईट्स वाइल्ड के नाम।
सा चूक गया। यहाँ हवा बहुत तेज है। मैंने अपना बो कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ये क्या ही कर सकते हैं। इस बार शिकार के सबसे करीब पहुंचा। मैं न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में फैलो डियर का शिकार कर रहा हूं और अब तक ये चालाक जानवर मेरे हाथ नहीं आया है। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। इसका तो शिकार करके रहूंगा। वहां एक बहुत बढ़िया डियर है जो यहाँ से करीब 90 या 110 मीटर दूर है। हवा थोड़ी तेज है जो मेरे फेवर में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोशिश कामयाब रहेगी। फिर भी नीचे उसके पास पहुंचकर मैं निशाना लगाने की कोशिश करूंगा। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं लगभग 50 मीटर दूर था उससे, पर हवा की डायरेक्शन बदली और शायद उसने मेरी सेंट सूंघ ली और वो उठकर भाग निकला। ये बहुत मुश्किल है। मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं इसका शिकार कर लूंगा, पर एक बात पक्की है कि मैं जब भी इनमें से किसी एक का शिकार करूंगा तो वो दावत मेरी मेहनत से कमाई हुई दावत होगी। हद होती है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में आने और नेचर के साथ एक होने में एक अलग ही सुकून मिलता है, जिसे शब्दों में शायद बताया नहीं जा सकता। और जब भी मैं किसी एडवेंचर पर जाता हूँ, हर बार जब मैं फिशिंग या हाइकिंग करने जाता हूँ तो ऐसा ही फील करता हूँ। मेरा उस जगह के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। ये खूबी हम सब में होती है, नेचर का हिस्सा बनकर उसके साथ एक होने की चाहत। मुझे ये बहुत पसंद है, शायद इसीलिए मरते दम तक मैं ये करता रहूंगा। मुझे अभी अभी एक बार फिर उस पहाड़ के ऊपर एक मेल डियर दिखाई दिया है। शायद ये वही है जो कल बचकर निकल गया था। देखने में तो वही लग रहा है, तो मेरे लिए खुद को साबित करने का ये एक और मौका है। इस पूरी माउंटेन रेंज पर जगह जगह बड़े मेल डियर्स रहते हैं। अभी हवा मेरी तरफ से उसकी तरफ बह रही है, इसलिए मुझे बहुत सावधानी से और बेहद धीरे आगे बढ़ना होगा। कुछ जगहों पर तो रेंगना भी पड़ेगा। मैं बस उसके करीब पहुंचना चाहता हूँ। अब वो करीब 200 मीटर दूर है। अब बस सामने वाली चढ़ाई तक पहुंचना है। हाँ। लेकिन किसी तरह वो डियर पत्थरों के पीछे छिपा रहा और मैं निशाना नहीं लगा पाया, क्योंकि उसके वाइटल ऑर्गन्स मुझे नहीं दिख रहे थे। इसलिए मुझे उसे जाने देना पड़ा। धत, वो बहुत पास था और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डियर था। मेरी लाइफ में इससे ज्यादा परेशान कर देने वाला शिकार मैंने आज तक नहीं किया। मुझे सच में लग रहा है मुझे हार मान लेनी चाहिए। धीरे धीरे मेरी हिम्मत टूट रही है। मुझे लगा था कि इस बार तो पक्का शिकार कर लूंगा, लेकिन हार के आगे जीत है। खुद को संभालना होगा, दोबारा कोशिश करनी होगी। शिकार तो मैं करके रहूंगा।
एरो सीधा उसके यहाँ लगा और उसके पार हो गया। 100% निशाने पर लगा था। अंधेरा होने वाला है। यहाँ काफी सारा खून फैला हुआ है। यहाँ पर अगर मुझे मरा हुआ डियर नहीं मिला तो मुझे हैरानी होगी। पर सच कहूं तो मरा हुआ शिकार ढूंढने का इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। अंधेरा हो गया है और अंधेरे में खून के निशानों का पीछा करना बहुत मुश्किल काम है, पर करना तो पड़ेगा ही। कल काफी बारिश हुई थी, इसलिए कुछ खून के निशान मिट गए हैं, लेकिन चाहे जो भी हो जाए आज मैं उस जानवर को ढूंढ के रहूंगा। इतना सारा मीट मैं इस एरिया में बस यूं ही नहीं छोड़ सकता, बस ढूंढने में वक्त लग सकता है। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खून के निशान है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पत्थर पर भी खून के निशान है। ये मेहनत का काम है। सच कह रहा हूँ, खून के धब्बों का पीछा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर रात में। हो रहा, मिल गया। यस, क्या बात है। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। अगर मुझे ये शिकार नहीं मिलता तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता। और ये एक मैच्योर मील डियर है। ये देखिए, तीर यहाँ से बाहर निकला था, उसके फेफड़ों से होकर। निशाना परफेक्ट था, थोड़ा रिस्की था पर काम हो गया। देखिए इसके खूबसूरत सींग बिल्कुल ठीक है। आपसी लड़ाई में ये टूटे नहीं हैं, जो अच्छी बात है। और अब बस इसे ले जाने की बारी है। अब जो नौजवान डियर है उन्हें अपनी पीढ़ी को बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। ये देखिए गाइस, मैंने इसकी गर्दन के पीछे ये कट लगाया है। पहले हम इसकी पूरी स्किन निकालेंगे और फिर इसकी बॉडी से मीट को काट कर निकालेंगे। मैं बाकी काम में आने वाली चीजें भी लेने वाला हूँ और बाकी की बॉडी को हम यहीं छोड़ेंगे ताकि आसपास के छोटे जो जानवर हैं वो खाना खा सकें। उसके बाद हड्डियां गलकर मिट्टी में मिल जाएंगी और घास पेड़ पौधों को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। हर चीज का अच्छे से इस्तेमाल होगा। ये 100% वाइल्ड खाना है। इससे ज्यादा हेल्दी मीट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जानवर पहाड़ों की ताजा हरी घास खाकर बड़ा हुआ था। कोई हार्मोन्स नहीं, इसमें कोई ड्रग्स नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। ये प्योर नेचुरल वाइल्ड मीट है। मैंने इसकी गर्दन के साथ साथ इसकी बैक का भी हिस्सा काट लिया है। ये मीट फैंटास्टिक होने वाला है। तो रात काफी हो गई है और अभी वापस कैंप जाने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। मैंने मीट के सारे कट्स तैयार कर लिए हैं। अब इनके छोटे छोटे पीसेस काटना बाकी रह गया है। ये काम भी मुझे जल्द से जल्द निपटाना होगा। अगर आप खुद डियर की स्किन निकालते हैं और उसे टैक्सीडर्मी के लिए बचाकर रखना चाहते हैं और अगर मौसम ठंडा हो तो सारी रात उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर स्किन सेट हो जाएगी और टैक्सीडर्मिस्ट को काम करने के लिए ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलेगा। और ये देखिए, मैंने टांगों को घुमाकर काटा है। ये देखिए, ऐसे मैंने सीधा कट नहीं लगाया है बल्कि घुमा कर लगाया है। दरअसल ऐसा करने से टैक्सीडर्मिस्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाता है और आखिर में आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। मैं जानता हूँ कई लोग सोचते हैं कि शिकार करना सही नहीं है, ये बहुत बुरा होता है और ये ब्रूटल होता है। और मुझे लगता है कि बेरहमी जानवरों को पिंजरों में रखने में है। खतरनाक दवाइयां देकर जबरदस्ती उन्हें बड़ा और भारी बनाकर बाजार में बेचने में है। मेरे लिए ये बेरहमी है। जिन जानवरों का मैं शिकार करता हूँ वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में आजाद रहते हैं, खुली जगह में घूमते हैं।
मेरे हिसाब से ज्यादा सही तरीका यही है कि इंसान खुद बाहर जाए और शिकार करके अपना खाना खुद जुटाए। आपको एक ऐसा शानदार और साफ सुथरा जानवर मिलेगा जो बच्चे पैदा कर चुका होगा और अपनी नेचुरल लाइफ अच्छे से जी चुका होगा, जैसी जीनी चाहिए। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजाद घूमते जंगली जानवरों का मीट खाना ना सिर्फ आपके लिए बेहतर है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। आखिर में अगर देखा जाए तो आप अपने खाने के सोर्स के जितना पास होंगे उतना ही आप सेहतमंद होंगे। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं एक कमाल की डिश जिसका नाम है फैलो एंटलर पाई। मैं इस पाई को बनाने वाला हूं इसी एंटलर पर जिसे मैंने उस डियर से निकाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फैलो के बैकस्ट्रैप मीट को सू वी में डालेंगे, जिससे ये मीट धीरे धीरे पककर सॉफ्ट हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि इस मीट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। सबसे पहले इसे सीजन करेंगे, फिर इसे इसमें रखेंगे और फिर इसमें हर्ब्स डालेंगे। मेरे पास ये फ्रेश हर्ब्स हैं जो न्यूजीलैंड की ही हैं। ये वो ब्रॉथ है जिसे मैंने बनाया है एंटलर, बोन्स, सेलरी, गार्लिक और तरह तरह की हर्ब्स के साथ। इसका फ्लेवर अमेजिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम शिकार की बॉडी का हर हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसे सील करेंगे और कुक करेंगे सूवी में। पानी में इस तरह धीरे धीरे पकाने से सारे फ्लेवर्स अच्छे से बाहर आ जाते हैं और मीट का जो टेक्सचर है वो भी सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी एक क्रायोवैक मशीन ले लें और वाटर बाथ या सूवी मेथड को एक बार आजमा कर देखें। चलिए अब सौटे की चीजें तैयार करते हैं। सबसे पहले गार्लिक, स्पेनिश अनियन, पोर्टोबेलो मशरूम्स न्यूजीलैंड के जंगलों से। ये कैरेट्स मुझे एक दोस्त ने अपने गार्डन से निकाल कर दिए। जब तक ये लो हीट पर पक रहे हैं मैं स्पेनिश अनियन काट कर कैरामलाइज करूंगा। हम इसे लो मीडियम हीट पर रखेंगे। इसे 2 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे बाल्समिक विनेगर। ये देखिए, मैं बाल्समिक विनेगर डाल रहा हूँ। ये अनियंस उसे सोख लेंगे। तो जब तक ये पक रहा है मैं सूवी से बैकस्ट्रैप मीट को निकाल लेता हूँ। चलिए सूंघ कर देखते हैं। अनबिलीवेबल। और देखिए, इसे फेंकना नहीं है, इसमें ढेर सारा फ्लेवर है। अभी के लिए मैं इसे रख रहा हूँ और बाद में इसे डिश में डालूंगा। ये देखिए, सूवी मेथड से ऐसा मीट पक के आता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अभी इसे खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाएगा। सच कहूँ तो ये सब देखकर मुझे बहुत भूख लग रही है। हर तरफ से मुझे कमाल की खुशबू आ रही है। बैकस्ट्रैप मीट को चॉप करके सॉटे पैन में डालेंगे और उसके बाद डालेंगे बाल्समिक स्पेनिश अनियंस और ये स्टॉक। आप चाहें तो इन हर्ब्स को भी डाल सकते हैं। आखिरी पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, यह है रेड वाइन रिडक्शन। रेड वाइन डालकर इसे स्लो कुक करना है, जिसके बाद सारा फ्लेवर मीट के अंदर चला जाएगा और जैसे ही इसमें रेड वाइन सूख जाएगी हम पाई बनाना शुरू कर सकते हैं। एंटलर को इस तरह रखते हैं और ये जो फिलिंग है ये देखिए, इसे इस तरह से डालना है। आखिर में हम डालने वाले हैं इटालियन गोर्गोंजोला चीज। हाथ से तोड़कर इस तरह से ऊपर डालते जाइए और हम सब जानते हैं कि वाइन और चीज का कॉम्बो तो कमाल का होता है। अब मैं इसे रैप करने वाला हूँ पेस्ट्री शीट से। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी फिलिंग है वो बाहर नहीं गिरनी चाहिए। इसे अच्छी तरह से सील करेंगे। चलिए मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। पहली, एक फोक लेंगे और इस तरह से होल्स बनाते जाएंगे। और अगली ट्रिक है एक बढ़िया एग वॉश। ये एक तरह से ग्लू का काम करेगा। जितनी भी परतें हैं इस शानदार पेस्ट्री की उन्हें जोड़ कर रखेगा। बस एक ब्रश से पूरी पेस्ट्री पर इसे लगाएंगे। कोई कंजूसी नहीं करनी है। बढ़िया। अब हम इसे ओवन में डालेंगे। ओह वाओ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। पेस्ट्री का एक शानदार गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और फ्लेकीनेस भी जबरदस्त है। अब चलिए इसे ट्राई करते हैं। So good। इसमें शानदार रस्टिक फ्लेवर्स हैं और इसमें जो चीज है वो मेल्ट होकर पूरे मीट में फैल गया। रेड वाइन का भी हल्का टेस्ट आ रहा है। हर्ब्स का भी बढ़िया फ्लेवर है और जरा इसकी प्रेजेंटेशन देखिए। इससे ज्यादा नेचुरल खाना आपको कहीं नहीं मिलने वाला।
ये हमारी मदर नेचर का गिफ्ट है। पहाड़ों में इतनी मुश्किल से शिकार करने के बाद एक अनोखे टेस्ट वाली और इतनी खूबसूरत डिश को बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यही करता हूँ, यही मेरा पैशन है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस एपिसोड में मजा आया होगा।